वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ चारों मेहमान हमारे साथ हैं। समीर चौगांवकर साहब, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। बहुत सी खबरों की बात हुई, आइए अब बात करते हैं मुस्लिम आरक्षण पर छिड़े एक नए विवाद को लेकर के। कर्नाटक में दरअसल जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसने मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% का आरक्षण दिया है। इस बार ये करने जा रहे हैं, इसको लेकर पहले भी काफी चर्चाएं थी। अब इसको अमली जामा पहनाने की तैयारी है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी जो ठेकों में जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, जिनको ठेका मिलेगा, 4% का आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। इसके अलावा इमामों को हर महीने 6,000 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा। अब इसको लेकर बीजेपी ने सीधे राहुल गांधी पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी के कहने पर ही मुसलमानों को यह आरक्षण कर्नाटक की सरकार दे रही है। बीजेपी कहती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, यह हमारे देश की व्यवस्था है। और बीजेपी ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप तो लगाया, यह भी पूछ लिया कि राहुल गांधी हैं कहां। वोट बैंक में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चल रही है, तो राहुल गांधी को लगता है मुझसे आगे बढ़े, लीड करे। कम्युनल पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दिया जा रहा है। देखिए, ये चीजें देखने में छोटी लगती हैं। क्या हुआ, सिर्फ 4% रिजर्वेशन तो दिया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन छोटी छोटी चीजें बड़ी बनती हैं। बट इट लेड टू व्हाट? डिवीजन ऑफ इंडिया। छोटी बातें इस तरह से बड़ी होती हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स में और मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स में रोज एक नया नया पैमाना बना रही है, वो देश के लिए। वोट बैंक में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चल रही है, तो राहुल गांधी को लगता है मुझसे आगे बढ़े, लीड करे। वैसे राहुल गांधी जी कहां हैं? मैंने सुना है फिर वियतनाम गए। देवेंद्र बाबू, आपने दिखाया था कि वो जनवरी में भी वियतनाम गए थे ना, 10 मार्च को, जहां तक याद है। तो नया साल भी वियतनाम है, वियतनाम में होली भी वियतनाम में। मुझे भी बताया गया कि लगभग 22 दिन उन्होंने वियतनाम में समय दिया है। इतना समय तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दिया रायबरेली में उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी को एकाएक वियतनाम से इतना प्यार हो क्यों गया है? अब तो विपक्ष के नेता है ना, उनकी उपलब्धता होनी चाहिए ना हिंदुस्तान में। अब राहुल गांधी कहां गए, क्यों गए, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले जो उनका ये कर्नाटक सरकार के फैसले पर सवाल है कि मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% का आरक्षण, ये व्यवस्थागत भी गलत बात है। और उन्होंने कहा इससे फिर और बड़े कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट की शुरुआत होगी, ये छोटा कदम नहीं है। त्रिपाठी जी, देखिए, इसको समझने की जरूरत है। और मैं थोड़ा यहाँ से शुरू करूँ कि कई बार हम लोग बहस करते हैं तो आपस में भी हम लोग लड़ जाते हैं कि कांग्रेस को जैसे ही मान लीजिए मैंने कह दिया कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर दीजिए, तो विनोद जी नाराज हो सकते हैं कि क्यों किसी पार्टी को एक कहा। हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के कर्म क्यों ऐसे होते हैं कि उसके ऊपर यही सब आरोप लगता है। जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और पीएफआई पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, तो क्या किया? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बना दिया, कहा कि अगर हम आए तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। कहा यह जाता है कि जो मुस्लिम वोट उसकी तरफ आए, उसमें एक बड़ा वर्ग था जिसको लगा कि अरे देखो ये हमारे एक संगठन पर गया, तो उन्होंने हिंदू संगठन पर लगा दिया। अब ये जो है, ये क्या है? कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ये वहां कर्नाटक की सरकार ठेके पट्टे लेने के लिए, उसके लिए उसमें एक श्रेणी है, कैटेगरी है 2B। ये कैटेगरी 2B है। ये आमतौर पर क्या होता है, क्या कोई SC ST का, कोई उस वर्ग का है, तो उसको आपने कहा ठीक है भाई 1 करोड़ तक का ठेका है, तो चलो इनको थोड़ी प्राथमिकता मिलेगी। इस सरकार ने क्या किया? उस कैटेगरी 2B को मुस्लिमों के लिए कर दिया, जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। और मेरा तो यह मानना है कि एंटी डेमोक्रेसी है,
क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप इस तरह से रिलीजन के आधार पर, मजहब के आधार पर देने लगेंगे, और लोगों को अब जानना चाहिए, वो जो कैटेगरी 2B है वो परिभाषित होगी ना कि ये कैटेगरी किन के लिए है। वो SC/ST के लिए परिभाषित। अच्छा, लेकिन नेता लोग हैं ना भाई, अंत में तो वही तय करते हैं जो इनकी विधानसभा में बहुमत हो। 1994 में HD देवेगौड़ा ने मुस्लिमों को OBC की श्रेणी 2B में डाल दिया था 4% आरक्षण देके। आपको ध्यान में होगा 23 में जब बीजेपी की सरकार थी बसवराज बोम्मई की, तो उन्होंने इसको आधा आधा कर दिया था लिंगायत और वोक्कलिगा में। अब आप बताइए हिंदू के साथ कौन खड़ा दिखेगा, मुसलमान के साथ कौन दिखेगा? एक तो ये हो सकता है ना भाई पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। दूसरा आप करेंगे नहीं मुसलमान है तो उसको दे दीजिए। और फिर ये चर्चा जब होगी, कांग्रेस ऐसा ही काम करती है। छोड़ दीजिए AK एंटनी और जनार्दन द्विवेदी की रिपोर्ट, आपके कर्म ऐसे हैं कि आप ये सारे काम इसी तरह से करते हैं। और तब जब आरोप लगता है कि भैया क्यों वायनाड ही राहुल गांधी को भाग के जाना पड़ता है क्योंकि मुस्लिम वहां अधिक है, तो फिर तो ये खतरनाक है ना। कांग्रेस पार्टी के लिए भी खतरनाक है और देश के लिए भी। अगर एक पार्टी इस तरह से व्यवहार कर रही तो खतरनाक। अकेले नहीं है ना, लेकिन आंध्र प्रदेश में तो NDA की सरकार है ना, वहां भी 4% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी चंद्रबाबू नायडू ने। विरोध किया है, बीजेपी सरकार में साथ में रही, लेकिन बीजेपी ने उसका विरोध किया है कि अब ये स्वीकार नहीं करेंगे। और देखिए सिर्फ इस पर एक क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि व्यूअर्स को पता लगे। जब बीजेपी बार बार ये कहती है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, मतलब ये कि हमारे संविधान के अंदर आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो पिछड़ेपन के आधार पर की गई। बिल्कुल उसको एक लाइन में जोड़ दूं, सिर्फ संविधान सभा की बहस में ये मुद्दा आया, उसमें साफ साफ कहा गया कि अगर आप करेंगे, मान लीजिए कोई हिंदू से मुसलमान बन गया और उसके बाद वो कह रहा है कि नहीं हम दलित वाला लेंगे, तो आप तो यहां से गए इसीलिए थे ना क्योंकि आप यहां आपको लग रहा था कि नहीं ये धर्म हमें नहीं देता। साफ साफ कहा गया रिलीजन के बेसिस पे कोई भी आरक्षण नहीं हो सकता। और देखिए कर्नाटक सरकार का देखिए सिर्फ 4% मुस्लिम आरक्षण का नहीं है कि ठेके में दे रहे, आप 6,000 रुपये उनको इमामों को भत्ता देने की घोषणा कर दिए। मुस्लिमों को विवाह के लिए आपने 50,000 रुपये देने की घोषणा बजट के अंदर कर दी है। वक्फ संपत्तियों कब्रिस्तानों की मेंटेनेंस के लिए 50 लाख रुपए आपने सैंक्शन कर 150 करोड़ रुपए आपने सैंक्शन कर दिया है। उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए आपने दे दिए। मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम के लिए 50 तो हमारे यहाँ देखिए हर सरकार अल्पसंख्यकों के लिए बजट किसमें से काटा? आप ये देखिए कुछ करती है नहीं, लेकिन काटा कहां से गया है? ये आपने जो मुस्लिमों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है, ये आपने SC/ST का जो बजट था उसमें से काट के आपने दिया है। तो आप मुझे बताना चाहते हो कि कर्नाटक के अंदर जो SC/ST के लोग हैं उनका हम बजट कम करेंगे, उन्हें सुविधाएं नहीं देंगे, उनके एजुकेशन पर खर्च नहीं करेंगे, उनका जो बजट सैंक्शन है उसमें से पैसा निकालकर हम मुस्लिम कम्युनिटी को पैसा देने वाले हैं? आपको करना तो अब अलग से बजट सैंक्शन कीजिए ना। आप 4% जो SC/ST के लिए आरक्षित है उसमें से आप मुसलमानों को दे रहे हैं। 150 करोड़ रुपए जो SC/ST स्कूलों के विकास के लिए वो 150 करोड़ रुपए आप पूरा दे देते हैं। जो कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास करती है, इनको मालूम है कि अदालत में जाता है और हर बार विदाउट फेल अदालत इसको रोकती है कि आप मालूम है ना उनको सर, फिर भी उनको मैसेज देना है ना सर, उनको उस कम्युनिटी को मैसेज देना है कि देखिए हम तो आपके साथ हैं, कोर्ट आपको सपोर्ट नहीं कर रही, हम तो आपको नहीं कर रहे हैं। बसवराज बोम्मई ने जब वो उसको कैंसिल करके आधा लिंगायतों को और आधा वोक्कलिगा को दिया तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था चुनाव से पहले कि आप इसको भी ऐसा नहीं कर सकते, स्टे कर दिया था। ये अब मैंने चूंकि देखा नहीं है किस कैटेगरी के तहत किया गया है। मंडल आयोग में तो मुसलमानों को दिया गया है रिजर्वेशन 27% में, जो पिछड़े मुसलमान हैं, लेकिन वो भी जाति के आधार उनके पिछड़ेपन के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर हो ही नहीं सकता चूंकि संविधान। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र में भी हुआ था, वो भी रुका। कर्नाटक होने को सर कुछ भी हो सकता है, आप सरकार आप अमेंडमेंट करो और जो मर्जी करो। नहीं, अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन में करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तो फिर आपको मेजॉरिटी चाहिए, पार्लियामेंट करेगी। राज्य के परव्यू में तो है ही नहीं, राज्य तो कर ही नहीं सकता। वो पॉलिटिकल गेम है, जिसकी पॉलिटिकल ये है जो आंध्र प्रदेश का, अभी जैसे समीर जी ने कहा बीजेपी ने विरोध किया था, भाई गुड़ खाए गुलगुला परहेज थोड़ी होता है। अगर आप विरोध करें तो आप फिर कहें हम समर्थन वापस ले रहे हैं आंध्र प्रदेश सरकार से इस मुद्दे पर, तो ये नहीं चलेगा ना कि ये दिल्ली में आप विरोध करो और आंध्र प्रदेश में आप साथ में रहो। दिल्ली में आप गौवध के समर्थन की बात करो और अरुणाचल में और गोवा में जाकर के आप उसके बारे में बात मत करो, तो ये दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे। कांग्रेस जो कर रही है वो कांग्रेस जाने। अभी ये कांग्रेस की सरकार में आप इसका क्या देवेगौड़ा ने किया था, अभी हर्षवर्धन जी बताया कि देवेगौड़ा ने उसको 2B कैटेगरी में मुसलमानों को डाल दिया था। और देवेगौड़ा आज कहाँ है? देवेगौड़ा आज बीजेपी के साथ है। तो ये भारतीय राजनीति की विडंबना है। गलत कैसे? गलत ही है ना क्या? नहीं, धर्म के आधार पर कोई आरक्षण संविधान के पक्ष में नहीं है, संविधान के सम्मत नहीं है। जो धर्म के आधार पर आरक्षण है वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, संविधान भी कह चुका है। देखिए वैसा क्या, अब उसके लिए भी संविधान में संशोधन करिए, व्यवस्था करिए। मुसलमानों का आरक्षण जो है हमारे यहाँ पर, इस पर खूब पॉलिटिक्स होती है।
अच्छा, एक वर्ग ये है, अरे एक कहता चीज है और कि आप हर बार हमको ये कह करके कि भाई मुसलमान को आरक्षण नहीं, अब व्यवस्था ही नहीं तो हम कैसे दें, हमारे एक लाइन संविधान में और जोड़ दूं। लेकिन वो आरक्षण का पात्र है या नहीं, इसकी बात एक क्लैरिफिकेशन, इतना पिछड़ा है कि नहीं, एक क्लैरिफिकेशन में, एक तो आरक्षण पात्र वाली बात, वो पसमानदा मुसलमानों के लिए इसीलिए बिहार में नीतीश कुमार ने किया था और वो मंडल आयोग को तहत किया था, उनके लिए विशेष कोटा उसमें बनाया था। तो पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण देने के बाद तो बीजेपी भी करती है। मैं जो इमामों की तनख्वाह का मामला है, इस पर मैं इमामों को जो तनख्वाह दी जाती है, सरकार, ये जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन दी जाती है वक्फ बोर्ड के पैसे से, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ऑल इंडिया इमाम संगठन की रिट पर। पैसा वक्फ से, हाँ, जमील उल यासी जो इनके उमर यासी के फादर थे, उनकी रिट थी। सर, इस पर आप बोलिएगा, मैं दूसरी खबर भी बता देता हूं, क्योंकि हम आंध्रा की चर्चा कर रहे थे। तो पवन कल्याण जो है डिप्टी सीएम है आंध्र प्रदेश के, ये हिंदी तमिल जो विवाद चल रहा है, जिसको कि डीएमके केंद्र वहां तमिलनाडु में और यहाँ केंद्र के बीच में, शिक्षा मंत्रालय के बीच में जो विवाद है, इस पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण का एक बड़ा बयान सामने आया है। दिखाइए जरा। पवन कल्याण कह रहे हैं कि उन्होंने तमिलनाडु के सीएम पर तीखा हमला किया, उन्होंने तमिलनाडु के नेताओं पर पाखंड करने का आरोप लगाया है। जनसेना पार्टी के प्रमुख हैं पवन कल्याण। इन्होंने कहा कि तमिलनाडु के नेता हिंदी का विरोध क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता, जबकि कमाई के लिए अपनी फिल्मों को हिंदी में डब कराते हैं। वो बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं, कौन देखता है वो फिल्में, सब हिंदी भाषी लोग देखते हैं, लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। ये कौन सा लॉजिक है? साथ ही उन्होंने इस ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले को पूरी तरीके से सपोर्ट किया, कहा 2 से ज्यादा भाषाएं पढ़ाई ही जानी चाहिए। और ये डिप्टी सीएम है, इनके जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने तो आगे बढ़ के यह कहा कि 3 क्यों, मैं 10 भाषाएं पढ़ाऊंगा, होना ही चाहिए। सुनते हैं। अरे इनका बयान नहीं है सर, हाँ सॉरी, बिल्कुल आंध्र प्रदेश को, इनको भी तेलुगु से उतना ही प्यार होगा जितना उनको तमिल से प्यार है स्टालिन साहब को, लेकिन इनको तो एतराज नहीं होता, तो कहते हैं पढ़ाओ। नहीं, ऐतराज जो बात पवन कल्याण ने कही है वो बिल्कुल ठीक बात है। और फिर आज मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाषाएं जो हैं वो दरवाजे खोलती हैं आपके अपॉर्चुनिटीज़ के, अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स जो है वो भाषाएं खोलती है। और हिंदुस्तान में आप राजनीति करें, व्यवसाय करें, सरकारी जॉब में आप आईपीएस हैं, आईएएस हैं, तो आईएएस एक दिन तो तमिलनाडु में होता है, एक दिन दिल्ली में होता है, एक दिन उत्तराखंड में होता है। तो वो भाषा को लेकर विरोध कोई कारण नहीं होता। और वो स्टालिन साहब को भी पता है, अभी इलेक्शन है, देखिए ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर विरोध नहीं होगा, चलता रहेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये पाखंड कह लें आप, या राजनीतिक मजबूरी कह लें, या राजनीति का स्टाइल है, दाव है, उसको करते रहते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। हो सकता है उसका कभी चल जाता है, कभी नहीं चलता। सनातन का भी विरोध चलता है। जैसे मुसलमानों की बात भी हुई, माइनॉरिटी को लेकर आपने जो सवाल किया वो महत्वपूर्ण है कि पहले इस पर बहस हो कि क्या मुसलमानों को आरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए, उनका समाज क्या कहता है। अब यदि हम 2005 की उस रिपोर्ट पर ही चले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से क्या हम आगे बढ़ें, इस सरकार ने या किसी सरकार ने कोई ऐसी रिपोर्ट तैयार की कि भाई आजकल स्टेटस क्या है। वैसे तो पूरी इस सरकार ने तो अभी पूरे देश का स्टेटस नहीं बताया, शायद उनको भी नहीं पता है कि क्या है, क्योंकि जनगणना हुई नहीं है। तो वो चल रहा है। दूसरी बात, रविशंकर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का हिसाब है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स होती है तभी वो देवेगौड़ा साहब के साथ रहते हैं जिन्होंने पहले आरक्षण किया कर्नाटक में, है ना। और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स होती है, हाँ। और फिर महाराष्ट्र तो याद है, ये तो 6,000 रुपए पे आप नाराज हो रहे हो, वहाँ तो 18,000 बढ़ाया था उन्होंने, 16,000 रुपए, 16,000, 8 से 18,000 रुपए। तो वो इस बात से मैं सहमत हूँ कि रविशंकर जी जानते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का जमाना है और उसमें वो साहब। अब राहुल गांधी की बात करें सर, क्योंकि बाबा 1 मिनट रह गया। प्रोग्राम में ये हर्षवर्धन जी ने सवाल उठा दिया था कि राहुल गांधी की होली की तस्वीर नहीं है। हर्ष जी का प्रिय विषय है राहुल गांधी। तो अब रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मुझे, मेरी जो मालूमात है वो 22 दिन बिता चुके हैं पिछले कुछ वक्त में वियतनाम में, नए साल पर भी वियतनाम गए थे, होली पर भी वियतनाम है। ये रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। जवाब मिल गया आपको? नहीं, जवाब तो मिल गया, लेकिन अगर ये जवाब है तो देश के लिए, और देश के लिए तो बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है लोकतंत्र है, यहाँ एक पार्टी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, हाशिए पे जाएगी, उसकी जगह दूसरी आएगी। लोकतंत्र में बहुमत से सरकार चलेगी, मोदी जी चला ही रहे हैं। लेकिन नेता विपक्ष हैं, वो इस देश के विपक्षी स्वर के लिए वो कितना खतरनाक है कि राहुल गांधी जी को जब अवसर मिलता है वो देश छोड़ के निकल लेते हैं। कोई कह सकता है, कई बार जब हम कहते हैं तो कभी कभी हो सकता है भाई जाए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए राजनीतिक तौर पर इतनी बड़ी मुश्किल हो, इतनी संकट की घड़ी हो, उसको अपनी पार्टी के अस्तित्व का मसला हो, बिना नेता प्रतिपक्ष के हरियाणा में बजट तक आ गया, और वो व्यक्ति कहां गायब है? विदेश चला जाता है। तो अब ठीक है, अपने निजी सुख ज्यादा हैं, पार्टी के, कांग्रेस के सुख, उसकी बेहतरी वो कम है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए सोचने का विषय है।